जिसके अंदर आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स और जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की जो कुछ ब्रांचेस बच गई थी। कुछ एग्ज़ाम्स आपके सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के एग्ज़ाम्स आपके दिसंबर में हो चुके हैं। कुछ सब्जेक्ट्स के कुछ ब्रांचेस के एग्ज़ाम्स बाकी थे, जिनमें से ये कुछ ब्रांचेस हैं। तो ये मैंने जो पेपर लिया हुआ है ये मैथमेटिक्स का पेपर है, ठीक है। तो उसका जो जीएस का क्वेश्चन है, ठीक है, पैटर्न वाइज सेम है आपका। 125 क्वेश्चन है आपके, 25 क्वेश्चन जीएस के हैं, रेस्ट ऑफ द जो 100 क्वेश्चन हैं वो आपके जो रिलेवेंट सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है या फिजिक्स है या इलेक्ट्रॉनिक्स है, उससे संबंधित है, ठीक है। तो जो इसके 25 क्वेश्चन है, देखिए हर क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है। तो 25 इंटू 3 कितना होता है, ये 75 मार्क्स का सिर्फ जीएस का पार्ट है। मतलब 75 मार्क्स आपकी सिलेक्शन को इंश्योर भी कर सकते हैं और आपको सिलेक्शन से बाहर भी कर सकते हैं। तो ये 25 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस में, ठीक है। तो वही पेपर हम आज सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ये आपका 2022 में हुआ है। और एग्ज़ाम डेट की बात करूँ तो एग्ज़ाम डेट इसकी है आपकी 22 मार्च 2022, ठीक है। इस डेट में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है यूपीपीएससी का, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जैन कल्प सूत्र। जो जैन कल्प सूत्र है वो किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ये लिखा गया है आपके भद्रबाहु के द्वारा। भद्रबाहु, जो भद्रबाहु है उसने लिखा था जैन कल्प सूत्र, जो है वो लिखी गई है भद्रबाहु के द्वारा। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट का, ठीक है। और भद्रबाहु ने ये जो कल्प सूत्र नामक जो पुस्तक लिखी है, ये लगभग 150 साल पहले, 150 ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट एरा इन्होंने लिखी थी। और ये आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर, जो आखिरी चौथे 24th नंबर के जो जैन वो थे, मॉन्क थे जैन धर्म के, महावीर, ठीक है, महावीर, उनकी डेथ के बाद उन्होंने जब निर्वाण प्राप्त कर लिया था उसके बाद ये बुक लिखी गई थी, ठीक है। और फिर जहाँ पर ये नाम है कात्यायन। कात्यायन जो है बेसिकली एक संस्कृत ग्रामर है, ग्रामरियन है, जिन्होंने संस्कृत की ग्रामर लिखी, ग्रामर की बुक। एक मैथमेटिशियन और वैदिक प्रीस्ट है बेसिकली, ठीक है। नागसेन एक आपके ये आपके सर्व वस्तिवादन बुद्धिस्ट सेज हैं, जो कि आपके 150 साल 150 बीसी के आसपास के टाइम पर थे, ठीक है। और जो ये बुद्ध घोषा है, बुद्धा घोषा, बुद्ध घोषा जो है ये 5वीं शताब्दी में, 5th सेंचुरी में एक कम्यूटेटर, ट्रांसलेटर और फिलोसोफर थे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है भद्रबाहु ने कल्प सूत्र नामक जो पुस्तक है वो लिखी है, जैन जैन बुक है ये बेसिकली। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देन हु बिल्ड गरुड़ा ध्वज पिलर। गरुड़ा ध्वज पिलर जो है ये बेस नगर जो है आज का बेस नगर, विदिशा, जो विदिशा है मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पर है। तो ये किसने बनवाया था ये पूछा गया है। तो ये बनवाया था हिलोरीडोडस ने, हेलियोडोरस, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है मेरे से थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाए, बट करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, हिलोरियोडोडस। इन्होंने बनवाया था। ये बेसिकली क्या, ग्रीक एम्बेसडर थे अराउंड 110 बीसी, 110 बीसी पहले, ठीक है। और ये जगह कहाँ पर पड़ती है, ये जो इन्होंने पिलर बनवाया था, ये बनवाया था, ये लगभग 5 माइल्स की दूरी पर है। कहाँ पर, जो सांची का स्तूप है, सांची स्तूप जो एमपी के में है, जो बुद्धिस्ट स्तूप है बेसिकली, वहाँ से 5 मील की दूरी पर ये आपको गरुड़ ध्वज स्तंभ जो है देखने को मिलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सेट अ लिटरेरी सेंटर। मतलब शिक्षा का केंद्र किसने बनाया दिल्ली में, और उस शिक्षा के केंद्र का नाम था बैतुल उल लूम। बैतुल उल लूम, ठीक है। बैतुल उल लूम जो है ये शिक्षा का केंद्र है, दिल्ली के अंदर बनाया गया। ये किसने बनवाया था, ये बनवाया था जेबुन्निसा ने, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेबुन्निसा। जेबुन्निसा कौन है, जेबुन्निसा है आपकी जो ये मगध एम्पायर की प्रिंसेस है बेसिकली, ये मगध एम्पायर की प्रिंसेस है ये। और ये एल्डर मतलब जो बड़ी बेटी है किसकी, औरंगजेब की। जो औरंगजेब है, औरंगजेब, ठीक है, उनकी ये बड़ी बेटी है ये, ठीक है, जेबुन्निसा। उन्होंने ये बैतुल उलूम बनवाया था दिल्ली के अंदर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु वेंट लंदन, भाई लंदन कौन गया था? नाना साहब की तरफ से, ठीक है, नाना साहब जो पेशवा थे उनकी तरफ से लंदन कौन गया था, किसके समक्ष? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे उसके समक्ष कौन गया था कि जो बाजीराव द्वितीय है उनकी पेंशन जो है वो उसके संबंध में बात करने के लिए, पैरवी करने के लिए, ठीक है। तो वो गए थे अजीमुल्लाह खान, ठीक है, अजीमुल्लाह खान गए थे। नाम ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका करेक्ट आंसर है अजीमुल्लाह खान। या क्वेश्चन नंबर 4 आपका थोड़ा स्किप हो गया था, चलिए इसे भी देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर अडॉप्ट द टाइटल, ये टाइटल हजरत ए अला, ठीक है, हजरत ए अला का जो टाइटल है वो किस रूलर ने अडॉप्ट किया था? ये किया था अडॉप्ट किसने? शेरशाह सूरी ने, ठीक है। और शेरशाह सूरी जो है सूर एम्पायर जो था उसका फाउंडर था, सूर एम्पायर का फाउंडर था। इसने नुसरत शाह को हराया था। उसको हराया था नुसरत शाह को, ठीक है। और नुसरत शाह कौन है? सुल्तान था ये बंगाल के, बंगाल जो था आपका वेस्ट बंगाल, वहाँ का सुल्तान था, ठीक है। और इसने एक्चुअली उसके बाद फिर ये बिहार के जो दक्षिणी इलाका है, दक्षिणी बिहार जो आज का आपका झारखंड वाला एरिया है, वहाँ पर भी कब्जा किया, मतलब वहाँ पर भी जीता, बट वहाँ पर ये वर्चुअल रूलर की तरह रहा। मतलब यहाँ वहाँ पर जाकर वो बसा नहीं, वहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित करके या वापस अपने एरिया में आ गया, ठीक है। और इसका जो शेरशाह सूरी है, इसका एक्चुअली नाम शेरशाह सूरी है, और इनका जो ओरिजिनल नेम है वो नाम है फरीद खान, ठीक है। बाय बर्थ ये फरीद खान थे, ठीक है। बाद में इनका नाम जो है शेरशाह सूरी पड़ा, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था सासाराम बिहार के अंदर, सासाराम बिहार के अंदर, बिहार में सासाराम जो जगह है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इन्होंने जीता था बुंदेलखंड, मालवा, मुल्तान, पंजाब और ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ इंडिया। बट नॉर्थ इंडिया में उसके बाद से कुछ जगह छूट गई थी, मतलब जहाँ पर ये नहीं पहुँच पाए, जैसे आपका गुजरात है, कश्मीर है, नेपाल वाला इलाका है, वहाँ नहीं पहुँच पाए थे, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर वो आपकी जो एक हाईवे है, ग्रेट ट्रंक रोड जिसे कहते हैं जीटी रोड, ठीक है, जीटी रोड, वो भी इन्होंने ही बनवाई थी, शेरशाह सूरी ने, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर ए, अजीमुल्ला खान जो गए थे लंदन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑन द बिहाफ ऑफ नाना साहेब फॉर द पेंशन ऑफ बाजीराव सेकेंड। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड लथी क्लब। बेसिकली ये जो लथी क्लब है, लाठी क्लब है ना, देखिए हिंदी में देख लीजिए तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लथी या लाठी है ना। लाठी क्लब जो है ये किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। और इन्होंने ये जो क्लब शुरू किया, लाठी क्लब, इसमें इसका जो क्लब शुरू करने का जो मेन उद्देश्य ये था कि वो युवाओं को अंदर एक जोश भर सके, ताकि युवा जो है वो एक बहादुरी के साथ लड़ सकें अपनी आज़ादी के लिए, ठीक है। और इन्होंने एक सोसाइटी का भी गठन किया जिसे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी कहते हैं, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी कहा जाता है, जिसका इन्होंने फाउंडेशन रखी थी, ठीक है। और एक पुस्तक है इनकी फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और इन्होंने 1890 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। और इनकी दो बुक्स हैं इंपॉर्टेंट है, उन बुक्स का नाम है गीता रहस्य, एक तो है गीता रहस्य, ठीक है, और दूसरी है आर्किटेक्ट होम ऑफ वेदा, आर्किटेक्ट होम ऑफ वेदास, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और इनके दो मैगजीन्स भी हैं बेसिकली, ठीक है। तो दो मैगजीन है, मतलब मैगजीन या न्यूज़पेपर आप कह लें, न्यूज़पेपर बेसिकली थे। तो एक था आपका केसरी, ठीक है, केसरी। तो केसरी जो अखबार था ये आपका मराठी लैंग्वेज में था, मराठी लैंग्वेज, ठीक है, ध्यान रखना है केसरी मराठी लैंग्वेज में था। ये पंजाबी वर्ड से आपको लग रहा है संबल, बट करेक्ट आंसर है मराठी, ठीक है। और दूसरा एक न्यूज़पेपर था मराठा, मराठा। और ये मराठा जो पेपर था ये था इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश में, ठीक है, ध्यान रखना है केसरी मराठी में था, मराठा इंग्लिश में था, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल हिंदू स्कूल, ठीक है, जो सेंट्रल हिंदू स्कूल है बनारस के अंदर, ठीक, जिसे आजकल हम क्या कहते हैं BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, उसको शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे डॉक्टर एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने इस स्कूल की शुरुआत करी थी, फाउंडेशन रखी थी, ठीक है। और ये इन्होंने शुरू किया था 1898 के अंदर, 1898 के अंदर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द मजूली रिवराइन आइलैंड
सिचुएटेड, किस रिवर के किनारे ये आइलैंड है आपका? ब्रह्मपुत्र रिवर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये कहाँ पर है? असम में है, ठीक है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, मजूली आइलैंड, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे ये स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। और 7 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, कोई नहीं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? करेक्टली मैच्ड नहीं है इनमें से। तो देखिए शिव समुद्रम जो फॉल है, शिव समुद्रम जलप्रपात या शिव समुद्रम फॉल जो है, ये आपका कहाँ पर है? मांड्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, मांड्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, कर्नाटक में, ठीक है। और किस रिवर के किनारे? कावेरी रिवर के किनारे। तो पहला मैच तो आपका बिल्कुल सही है। अब इसमें पूछा गया कौन सा मैच सही नहीं है। जोग फॉल है, जोग फॉल भी आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये भी आपका वेस्टर्न पार्ट ऑफ कर्नाटक, वेस्टर्न कर्नाटक के अंदर देखने को मिलता है, और शरवती रिवर के किनारे, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन भी करेक्टली मैच्ड है। वट्टापाराई फॉल जो है ये आपका देखने को मिलता है एक्चुअली एक्सट्रीम एंड ऑफ द तमिलनाडु, तमिलनाडु के एंड में, मतलब कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कन्याकुमारी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर देखने को मिलता है। और उसकी जो रिवर है, रिवर का नाम है पजीहायार, पजीहायार, पाजीहायार, ठीक है। पाजीहायार रिवर जो है उसके किनारे है ये आपका वट्टापराई फॉल, ठीक है। तो ये चंद्रप्रभा नदी जो है इसके किनारे नहीं है। तो करेक्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नॉट पूछा था तो करेक्टली मैच नहीं है, ये वाला मैच नहीं करता है इसके साथ में, इसके लिए दूसरी रिवर है। और ये धुआंधार फॉल है, ये नर्मदा रिवर के किनारे है, करेक्ट आंसर है। और जलालपुर है, जबालपुर नाम की जगह है एमपी में, ठीक है, वहाँ पर ये धुआंधार फॉल आपको देखने को मिलता है नर्मदा रिवर के किनारे, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस 9th क्वेश्चन। फिर देखिए 10th क्वेश्चन है, ब्लैक सॉइल से संबंधित दो स्टेटमेंट दी गई है, तो बताना है आपको सही कौन सी है, गलत कौन सी है। अब देखिए जो ब्लैक सॉइल होती है बेसिकली ये आपकी सूटेबल होता है, सूटेबल होती है किसके लिए? कॉटन के लिए, कॉटन का प्रोडक्शन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। और इसे रेगूर सॉइल के नाम से भी जानते हैं, रेगूर सॉइल के नाम से भी हम जानते हैं इसे। और ये जनरली कहाँ देखने को मिलती है? जो डेक्कन ट्रैप है आपका, डेक्कन ट्रैप जो आपका सेंट्रल इंडिया, साउथ सेंट्रल इंडिया और थोड़ा वेस्टर्न इंडिया वाला जो पार्ट है, साउथ वेस्टर्न इंडिया पार्ट वाला जो है, वहाँ पर आपको ये सॉइल देखने को मिलती है। और ये जनरली किससे बनी होती है? ये लावा से बनी होती है, मेड अप ऑफ लावा, ठीक है। लावा, लावा की बनी होती है। लावा जब आपका वोल्केनिक इरप्शन होता है उसकी वजह से जो उसका बाहर निकलता है मटेरियल, वो आसपास में स्प्रेड आउट हो जाता है, उसकी वजह से इस तरीके का सॉइल आपको देखने को मिलती है। और ये सॉइल जो है जनरली आपकी जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र आपका, सौराष्ट्र आपका, मालवा, साउथ ऑफ एमपी, एमपी का साउथर्न इलाका जो है, एमपी का साउथर्न इलाका, और गोदावरी, गोदावरी कृष्णा का जो रिवर वैली है बेसिकली उसके साइड साइड में ये आपको सॉइल देखने को मिलती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि ये रगूर सॉइल, बिल्कुल हमने भी बात कर ली कि सॉइल को क्या कहते हैं? रगूर सॉइल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी सही हो गई। ये क्वेश्चन हमारा कौन सा? 10th नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। फिर ये सॉइल जो है बेसिकली रिच होती है आयरन, लाइम और कैल्शियम फॉस्फेट, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है आपकी। क्योंकि देखिए इस सॉइल में आपको अच्छी मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट आपको देखने को मिलता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटेशियम, सॉरी नॉट पोटेशियम, पोटैश, लाइम, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। आयरन देखने को मिलता है अच्छी क्वांटिटी के अंदर ब्लैक सॉइल में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें में रिच है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019? जो ये रिपोर्ट आई थी 2019 के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये रिपोर्ट एक्चुअली पब्लिश कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करता है। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है आता है अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट के अंदर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट, सॉरी इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है उसके अंतर्गत आता है मंत्रालय। तो उसकी रिपोर्ट के अनुसार जो है किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं? ये 4 स्टेट्स हैं। अब इन चारों स्टेट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, नागालैंड के अंदर जो है ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो है 15 डिस्ट्रिक्ट जो है वो नागालैंड के अंदर इंक्लूडेड है। मेघालय के अंदर 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मिजोरम के अंदर आपके 11 डिस्ट्रिक्ट्स और मणिपुर के अंदर कितने हैं? 16 डिस्ट्रिक्ट।
तो ये जो नंबर लिखे हैं मैंने, ये नंबर्स हैं नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जिसके अंदर बेसिकली क्या है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, मणिपुर। मणिपुर क्या है, इसके अंदर 16 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि मैक्सिमम है इस रिपोर्ट के अनुसार। और मणिपुर की हम बात कर रहे हैं तो मणिपुर में जो फॉरेस्ट कवर है बेसिकली ट्राइबल एरियाज के अंदर, वो लगभग 37.54% के आसपास है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पेयर सही से मैच नहीं है इनमें से। अलुवियल सॉइल, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल ये मैच आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए अलुवियल सॉइल जो है ये आपका जो सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन एरिया है, स्पेशली जो नॉर्थ इंडियन पार्ट ऑफ द प्लेन लैंड है, वहाँ पर आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। इसे हिंदी में कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, फिर जो ये ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल आपकी कहाँ देखने को मिलती है, ब्लैक सॉइल आपकी गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, इन सभी जगहों में देखने को मिलती है। तो जितने भी नाम मैंने बोले उनमें से महाराष्ट्र आपका ऑप्शन आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन भी आपका करेक्ट मैच हो जाता है। लेटराइट सॉइल जो है, लेटराइट सॉइल आपको देखने को मिलती है कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, एमपी, असम, इन सभी जगहों में। तो देखिए अभी जितने भी नाम मैंने बोले, जैसे कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, एमपी, असम, इनमें बिहार का नाम कहीं नहीं आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, लेटराइट सॉइल आपकी बिहार में नहीं मिलती है, बाकी जगह जितने भी नाम मैंने आपको बोले स्टेट्स के, वहाँ पर आपको देखने को मिलती है लेटराइट सॉइल। लाल मिट्टी, रेड सॉइल, रेड सॉइल आपको देखने को मिलती है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, साउथ ऑफ बिहार, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी जगहों पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो तमिलनाडु भी ऑप्शन में आया हमारे, तो ये भी करेक्टली मैच था। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, जो मैच नहीं करता है लेटराइट सॉइल आपको बिहार के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पर एलुवियल सॉइल मोस्टली आपको देखने को मिलती है, और कुछ एरियाज में, मतलब जो साउथर्न ऑफ बिहार एरिया, जो आज का आपका झारखंड वाला एरिया है, वहाँ पर आपको रेड सॉइल देखने को मिलती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जो एसडीआई इंडेक्स होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, 2020 के अकॉर्डिंग हमारी इंडिया की रैंक कितनी है, वो है 131 रैंक है आउट ऑफ 189 कंट्रीज में। ठीक है, और इसे पब्लिश करता है कौन, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये इसके अंदर आती है, ये इंडेक्स बनाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि हु इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम। अब जो कि पंचायती राज सिस्टम जो है ये बताया था, मतलब ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट दिया था आर्किटेक्चर जो है इसे बी आर मेहता। बी आर मेहता मतलब बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता ने ये कहा जाता है उन्हें आर्किटेक्चर ऑफ पंचायती राज सिस्टम। ये जो है सेकंड सीएम रहे हैं, जो गुजरात स्टेट है आपका उसके सीएम रहे हैं सेकंड नंबर पे, और इन्होंने कई सारे आंदोलनों में पार्टिसिपेट किया है, जैसे आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, बारदोली सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, इन सभी जगहों में इन्होंने पार्टिसिपेशन रखा है। ठीक है, और ये जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं कहाँ के, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अंदर। ठीक, और इन्होंने अपनी जो ये पंचायती राज के ऊपर जो रिपोर्ट है वो सबमिट करी थी नवंबर 1957 के अंदर। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक अमेंडमेंट हुआ था पंचायती राज से, वो था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी आर मेहता, बलवंत राय मेहता कमेटी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is not correctly matched। ठीक है, तो नॉट करेक्टली मैच्ड में प्रोविजन दिए हुए हैं आपको, कहाँ से ये लिए गए। तो जो डीपीएसपी वाला पार्ट है आपका, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके लिए जो पार्ट है आपका, पार्ट है इसका आई थिंक 4 नंबर, हाँ राइट 4 नंबर जो पार्ट है, और आर्टिकल है 36 to 51। ठीक है, तो ये बात करते हैं आपके डीपीएसपी के बारे में, और ये लिया गया हमारा आयरलैंड से, तो ये फर्स्ट मैच तो आपका बिल्कुल सही बैठता है। ठीक, फिर नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन हमने लिया था वार्मियर कॉन्स्टिट्यूशन से। वार्मियर कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है, जर्मनी का। ठीक है, तो ये वाला वार्मियर कॉन्स्टिट्यूशन और प्लस साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का रहा है हमारा, इन दोनों से मिलाकर हमने मोस्टली अपना इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में लिखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो सेकंड ऑप्शन है ये भी आपका करेक्टली मैच बनता है। फाइनेंस कमीशन, अब देखिए फाइनेंस कमीशन एक इकलौता ऐसा सिस्टम है, मतलब जो कमीशन है इसको हमने कहीं से बोरो नहीं किया, ये हमारा ओरिजिनल है। ठीक है, जिसे हमने कहीं से बोरो नहीं किया, कहीं से भी नहीं लिया है, हमने ये खुद से डाला है अपने संविधान के अंदर, सेल्फ मेड है ये बेसिकली। ठीक है, ओरिजिनल आइडिया है। तो
क्वेश्चन था कि कौन सा मैच नहीं होता है, यहाँ पे लिखा यूएसए, यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिया है ना, तो वो सब लिया है, बट यहाँ से हमने फाइनेंस कमीशन के नहीं लिया है। तो करेक्टली जो मिस मैच वाला जो पार्ट है वो है ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 15 नंबर का 15 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, करेक्ट आंसर सी। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटेन की गवर्नमेंट से लिया है, हमने ब्रिटेन से इसके बारे में ये कॉन्सेप्ट हमने बोरो अप किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फाइनेंस कमीशन हमारा खुद का ओरिजिनल है, ओरिजिनल आइडिया है, इसको हमने कहीं से भी बोरो अप नहीं किया है, ठीक है। और इमरजेंसी आपकी तीन तरीके की होती है, एक नेशनल इमरजेंसी, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी और एक आपका प्रेसिडेंशियल रूल या छोटा वाला, मतलब एक लिमिटेड एरिया में लगा दी गई किसी टाइम पर, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 21 है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 21 डील करता है आपकी पर्सनल लिबर्टी और राइट टू लाइफ या प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के बारे में। और यही वो आर्टिकल है जो जब आपकी नेशनल इमरजेंसी भी लगी हो ना, तो उस टाइम पर भी ये आर्टिकल आपका सस्पेंड नहीं हो सकता, ठीक है। तो ध्यान रखना है, आर्टिकल नंबर 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है आपके इलेक्शन कमीशन के बारे में कौन सा आर्टिकल बात कर रहा है ना। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में जो आर्टिकल बात करता है वो है आपका आर्टिकल नंबर 324, ठीक है। कि एक इलेक्शन कमीशन होगा, उसके अंदर कमिश्नर्स होंगे और इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज के बेसिस पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बात होती हैं आर्टिकल 324 के अंदर। और जो 322 नंबर आर्टिकल है ये बात करता है आपका जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं किसके, यूनियन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, उसके खर्चों के बारे में बताता है। आर्टिकल 352 आपका इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बात करता है। 361 आपका जो है ये आपका पावर प्रेसिडेंट और गवर्नर की कुछ पावर्स के बारे में डिस्कस करता है, जिसमें कि प्रेसिडेंट और गवर्नर पर जो है वो डायरेक्टली जो कोई क्रिमिनल केसेस नहीं लगा सकते हैं, और जो कोई सिविल केसेस है तो उसके बारे में डिस्कशन करता है आपका 361, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 324 जो आपका इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ प्रपोजर और सेकेंडरी इन द प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है, तो उसके लिए प्रस्तावकों की संख्या जो है, मतलब कितने लोग जो प्रस्तावित करेंगे, प्रपोज करेंगे कि भाई फलाना व्यक्ति को हम राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, तो वो कितने होते हैं, और कितने लोग जो है वो सेकेंडरी नॉमिनेशन के दौरान भी होने चाहिए। तो ये होता है आपका 50-50, ठीक है। 50 लोग इधर 50 लोग उधर, ये रेशियो रहता है कि 50 एमपी जो है वो एक लेटर पर साइन करके देंगे कि भाई हम इस फलाना व्यक्ति को एज अ प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू नेगोशिएट फॉरेन ट्रीटीज। जो फॉरेन की ट्रीटीज है, विदेशों के साथ ट्रीटीज है बेसिकली, मतलब कोई ट्रीटी साइन की गई जैसे पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ या श्रीलंका के साथ, म्यांमार, बांग्लादेश, किसी के साथ में भी, तो उन ट्रीटीज़ के साथ में अगर जो कोई नेगोशिएशन होना है, कुछ चेंजेस होने हैं, तो वो चेंज करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, वो अधिकार है पार्लियामेंट के पास। क्योंकि देखिए पार्लियामेंट में मेजॉरिटी ऑफ मतलब एमपीज होते हैं कई सारे, और फिर वहाँ पर उन ट्रीटीज़ के साथ में डिस्कशन होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो ये जो अधिकार है नेगोशिएशन करने का, ये पार्लियामेंट के अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है, ठीक है। तो 19 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट है 20 नंबर का क्वेश्चन, इन विच ईयर जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन है वो किस साल शुरू हुआ, ये शुरू हुआ था 2019 के अंदर। और 2019 के अंदर जो डेट थी 21 अगस्त की, 21 अगस्त 2019 को ये, एक मिनट, नहीं नहीं सॉरी 21 अगस्त को नहीं, ये हुआ था 15 अगस्त को, सॉरी 15 अगस्त 2019 को ये शुरू हुआ था जल जीवन मिशन, ठीक है। जल जीवन मिशन जो है वो 15 अगस्त 2019 को शुरू हुआ था। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोर्टल लॉन्च इन अगस्त 2021 में जो एक पोर्टल लॉन्च हुआ टू क्रिएट द नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इन इंडिया। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं, मतलब जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, ठीक है, जिनका कि कहीं भी रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं होता है, उसके लिए एक डाटाबेस पोर्टल लॉन्च किया गया। उस पोर्टल का नाम है क्या नाम था, हाँ ई श्रम, उसका नाम है ई श्रमिक पोर्टल, ठीक है, ई श्रम, ठीक है, ई श्रम ऑप्शन नंबर सी। श्रमिक शक्ति नहीं है, ई श्रम है, ठीक, कंफ्यूज हो सकते हैं श्रमिक शक्ति में। ऑप्शन करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
ई श्रम पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया था। इसका आंसर है 21 अगस्त 2021 को। ठीक है, जो मैं आपको इस क्वेश्चन में बता रहा था इसकी डेट थी 15 अगस्त। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था। तो 21 अगस्त को ये लॉन्च किया गया था ई श्रम पोर्टल। इसमें जो भी वर्कर्स हैं बेसिकली जो डेली बेसिस वाले हैं वो अपने पोर्टल पे अपना एक आईडी बना सकते हैं। आईडी बना के उनको एक आईडी कार्ड जैसा इशू हो जाता है, जिससे उनके बारे में सरकार को पता रहता है कि मतलब इन्फॉर्मेशन रहती है कि एक डाटाबेस तैयार होगा कि इतने लोग जो हैं वो ऑन द डेली बेसिस पे वर्क करने वाले देश के अंदर हैं। ठीक है, तो ये पोर्टल शुरू किया गया था ई श्रम। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोबल प्राइज जो है इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर जो नोबल प्राइज मिला है 2021 के अंदर अक्टूबर में दिया गया था, वो 2 लोगों को मिला है। और वो 2 लोग कौन हैं? एक तो हैं आपके ये बेंजामिन लिस्ट और दूसरे हैं डेविड मैकमिलन। ठीक है, ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन है आपका 22 नंबर। ठीक है, 21 हमने कर लिया, 22वां नंबर का क्वेश्चन है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकलिन। ठीक है, मैकमिलन। ठीक है, इन दोनों को केमिस्ट्री के अंदर नोबेल प्राइज मिला है। अब देखिए केमिस्ट्री के अंदर तो नोबेल प्राइज मिल गया, बट किस चीज़ के लिए मिला है वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्होंने डेवलप किया था, इनको मिला है डेवलपमेंट ऑफ असिस्टमेटिक ऑर्गेनो कैटालिसिस। ठीक है, ऑर्गेनो कैटालिसिस के लिए एक असिस्टमेटिक डेवलपमेंट का सिस्टम इन लोगों ने बनाया, उसके लिए इन्होंने नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 23rd। ठीक है, तो विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी नोटिफाइड इन 2021 अक्टूबर में नोटिफाई किया गया कि इनमें से स्टेटमेंट बतानी है उसके अकॉर्डिंग। तो सुशील मोदी हैं। ठीक है, सुशील मोदी ये आपके बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं पहले पूर्व। तो इनको चेयरमैन बनाया गया है स्टैंडिंग कमेटी इन लॉ एंड जस्टिस में। बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, करेक्ट है। और इससे पहले मतलब ये तो थे ही, मतलब लॉ एंड जस्टिस के अंदर जो कमेटी है उसके जो चेयरमैन तो बने ही हैं। इससे पहले जो सुशील मोदी थे वो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे। मतलब प्रेजेंट टाइम पर जो अक्टूबर 21 में, उस टाइम पर तो ये लॉ के थे, इससे पहले के जो टर्म में पीरियड में वो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। तो ये तो उससे पहले थे, बट एट प्रेजेंट जो है अक्टूबर 2021 में शशि थरूर जो आपके आईएनसी कांग्रेस के एक एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द राज्यसभा, तो वो हैं करंट टाइम पर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट 2 भी आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो मैच ऑप्शन देखते हैं क्या बनता है हमारा। ठीक है, देखिए ये जो 24 नंबर का क्वेश्चन है, तो एशियन सबमिट हुई 18वीं एशियन सबमिट, इसका करेक्ट आंसर जिसको होस्ट किसने किया है, उस कंट्री ने किया है, वो आपकी ब्रुनेई। ठीक है, ब्रुनेई ने इसको होस्ट किया है, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका 25th क्वेश्चन इस पेपर का, जो जीएस के अंदर आ रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द विनर ऑफ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर जो नोबेल प्राइज का विनर है वो कौन नहीं है। देखिए ये आपने नाम लास्ट में देखा होगा, डी ऑप्शन, ये जो बेंजामिन लिस्ट थे और साथ में एक डेविड थे, है ना। तो इन लोगों को किस फील्ड में मिला था, केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है। बाकी जो रेस्ट ऑफ द ये तीनों हैं, सुकोरो मनाबे और क्लॉस हेसलमैन और जॉर्जियो पैरसिया परासी, ठीक है, परीसी। ठीक है, तो ये तीनों लोग जो हैं, इन तीनों को फिजिक्स के अंदर जो है नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, और बेंजामिन लिस्ट और साथ में थे डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन। ठीक है, इन दोनों को केमिस्ट्री के अंदर नोबेल प्राइज मिला है, जो हमने अभी 2-3 क्वेश्चन पीछे इसमें बात करी थी। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये थे आपके जो एग्ज़ाम हुआ है आपका रिसेंटली, यूपी पीएससी जो आपका लेक्चरशिप का एग्ज़ाम है, किसके अंदर, टेक्निकल एजुकेशन, मतलब जो आपका डिप्लोमा कॉलेजेस होते हैं, डिप्लोमा कॉलेजेस। ठीक है, जो डिप्लोमा कॉलेजेस जो डिप्लोमा इन टेक्निकल एजुकेशन में डील करते हैं, उनके अंदर लेक्चरशिप के लिए, जिसके अंदर अब मैथमेटिक्स, फिजिक्स और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर हुआ है आई थिंक। ठीक है, तो मैंने जो पेपर सॉल्व किया है ये मैथमेटिक्स का पेपर है, जिसका हमने जीएस वाला पार्ट आपके सामने डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप मैच कर सकते हैं कौन सा आपका आंसर सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में सर्कुलेट करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।